आज हम कक्षा 10 में पाठ 1 में स्वर्णिम भारत में मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति और मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद शुंग वंश की स्थापना और शुंग वंश का अंत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज की जहाँ तक बात की जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज जो विदेशी यात्री थे उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इंडिका, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यकालीन समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। ये दो मुख्य स्रोत हैं मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में, चाहे उसकी केंद्रीय शासन हो, चाहे नगरीय शासन हो, प्रांतीय शासन हो, या फिर मौर्यकालीन समाज और मौर्य साम्राज्य के अंत के बारे में भी। इन दोनों में से दोनों महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो ये पुस्तकें हैं, तथा अशोक के अभिलेख भी कुछ महत्वपूर्ण है इसमें। इन तीन चीज़ों से मौर्यकालीन समाज की जो व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हम देखें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी उसको सामाजिक संगठन का प्रमुख आधार माना है। कौटिल्य अपने जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र उसमें लिखते हैं कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उस समय की, वो सामाजिक संगठन, एक सामाजिक जो बुनियाद थी समाज की, उसकी बुनियाद में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। यानी कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं कि कौन कौन से व्यवसाय, कौन से वर्ण का कौन सा व्यवसाय है, कौन से वर्ण का कौन। इस प्रकार से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में तो चार वर्ण थे उस समय के, जो समाज की बुनियाद का आधार थी, सामाजिक संगठन का आधार थी, उसके व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। अब आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं कि चारों वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में क्या लिखता है। चारों वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों के बारे में बताया है अपने अर्थशास्त्र में। जैसे जो जातियों के नाम बताते हैं उस समय के, निषाद, पार्शव, रथकर, क्षता, वैदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी चाणक्य ने अपनी किताब में किया है। यानी 7 जातियों का उल्लेख भी, अन्य जातियों का उल्लेख भी वर्णों के अलावा कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो आगे हम देखते हैं मेगास्थनीज इंडिका। हमें अब शुरू में देख लिया कि अशोक के अभिलेख से कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका। तो अब मेगास्थनीज की इंडिका की बात की जाए तो मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। मेगास्थनीज कहता है अपनी इंडिका में कि भारत का जो समाज था वो 7 जातियों में बंटा हुआ था। दार्शनिक 1, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और शासक वर्ग के लोग। ये मेगास्थनीज अपनी इंडिका में कहता है कि 7 जातियों में भारतीय समाज बंटा हुआ था। दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। अब आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। यानी जो बात कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करता है कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण थे और चारों वर्णों के कार्य भी अर्थशास्त्र में कौटिल्य अलग अलग बताता है। लेकिन हम मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज अपना जो विस्तार देता है अपनी किताब इंडिका में, उसमें जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को, यानी जाति और वर्ण के आधार पर व्यवसाय निर्धारित नहीं करता मेगास्थनीज, वो इस चीज़ को भुला देता है, जबकि कौटिल्य इसके बारे में बताता है। अब बात करें मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति, कि महिलाओं का उस समय किस प्रकार का स्थान समाज में था। तो मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की जाए तो मौर्य काल में
स्त्रियों की स्थिति अधिक उन्नत नहीं थी, अधिक विकसित नहीं कहा जा सकता, उतना उनका स्थान समाज में नहीं था जितना होना चाहिए। फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा जो मौर्य काल से पूर्व की स्थिति थी उससे उसकी अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तथा उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। यानी हम बात करें स्मृति काल की और मौर्य साम्राज्य की तुलनात्मक बात करें महिलाओं से संबंधित, तो स्मृति काल से अच्छी स्थिति मौर्य काल में थी, क्योंकि उन्हें मौर्य काल में पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति मिल गई थी। आगे बढ़ें, आगे आता है शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के अभी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ये जो अपने मौर्य साम्राज्य यहाँ समाप्त हो जाता है। मौर्य साम्राज्य में अपन ने मौर्य शासकों के बारे में पढ़ लिया, प्रशासन के बारे में पढ़ लिया, समाज की स्थिति देख ली। अब आता है नया टॉपिक शुंग वंश। तो शुंग वंश कौन थे ये लोग? मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की कैसे स्थापना होती है, तो ध्यान दें, इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग कौन था? यह मौर्य राजा वृहदत्तर का प्रधान सेनापति था और वृहदत्तर की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत किया और मगध में नए वंश, नए शासन शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्तर को मारकर शासन पर अधिकार कर लिया। तो ये था शुंग वंश की स्थापना कैसे होती है। तो 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग इसकी स्थापना करता है और मौर्य सम्राट, जो अंतिम मौर्य सम्राट था राजा वृहदत्तर, उसका प्रधान ये सेनापति था और उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना मगध साम्राज्य में करता है। अब आगे देखें, तो आगे हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग ने 151 ईसा पूर्व तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की, यानी 185 ईसा पूर्व में स्थापना करी और 151 ईसा पूर्व तक लगभग 35 वर्षों तक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य में जो साम्राज्य था वहाँ पर शासन किया। अब आगे बात करें तो अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ मगध में करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के विद्वान पंतजलि अश्वमेध यज्ञ में पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ध्यान दें, पंतजलि बहुत बड़े विद्वान हुए संस्कृत व्याकरण के, संस्कृत के। वो उस समय जब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उस समय उनके उस अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित थे। आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं हम शुंग वंश का पतन। थोड़ा ही शासन रहा है शुंग वंश का, जहाँ लंबे समय तक शासन नहीं रहा था। पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। देवभूति अंतिम सम्राट था शुंग वंश का। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में शासन से उतार दिया। यानी हम बात करें 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व, तो लगभग 115 साल तक शासन रहा। 114-115 साल तक शुंग वंश का जो अंतिम सम्राट था शुंग वंश का वो था देवभूति। उसके अमात्य वासुदेव ने उसको शासन से उतार दिया और खुद शासन सत्ता को संभाला। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है पसंद आया होगा। धन्यवाद।